इसके बाद ये है तुम्हारा फ्लैजिला। फ्लैजिला में देखो मैं बोला था कि ऐसे रोबोट टाइप का बना हुआ तुमको दिखता है, ऐसे ही दिखता है। ये जो पार्ट रहता है यही अटैच होता है सेल वॉल में। सेल वॉल में ये ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है, सेल वॉल इस पर पकड़ा हुआ रहता है बीच में, और यहां से बाहर निकलेगा, थोड़ा छोटा सा मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये हो जाएगा हुक, इसको बोलेंगे हुक। और बाहर इसके बाद जो निकला हुआ इसको बोला जाएगा फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का तीन सर्कल स्ट्रक्चर देखे हुए थे, एक था फ्लैजिलम, सबसे बड़े वाले स्ट्रक्चर को फ्लैजिलम बोला जा रहा है, फ्लैजिला ज्यादा में तो फ्लैजिला, उससे थोड़ा छोटे को फिलाई, और सबसे छोटे जो है ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर। आप लिख भी सकते हो कि फिंगर जो होते हैं ये ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेप 1 बैक्टीरियल स्मीयर लिया हुआ, यहां लिखा हुआ नहीं है, ड्राई एंड फिक्स बाय हीट। अब इसको ड्राई और फिक्स कर लिया, फिक्स करने के बाद फिर क्रिस्टल वाले से इसको स्टेन करेगा, स्टेन करने के बाद फिर इसको मॉडरेट कौन सा यूज किया हुआ है, ग्राम आयोडीन यूज किया यहाँ पे। उसके बाद फिर डिकलराइज करने के लिए अल्कोहल से वॉश किया हुआ है, तो अल्कोहल से वॉश कर दिया, अल्कोहल से वॉश करने के बाद फिर सेकेंडरी स्टेन किया हुआ है यहाँ पे सैफरिन का। ठीक है भाई, चलो तो पिछले वाले क्लास का आज कंटिन्यू करना है। एक बार ऑडियो और वीडियो देख लेना, तो आज थोड़ा सा में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑडियो वीडियो का एक बार क्लैरिटी चेक कर लेना। क्लियर, गुड, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले थोड़ा सा एक तुम्हारे लिए नया इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट वीक से जो है ऑफलाइन वाले बैच भी साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। तो हालांकि अभी जो टाइमिंग रहेगा तुम लोग का ये 3 बजे वाला ही रहने वाला है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है टाइमिंग में कुछ फिर चेंज किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मंडे से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेस साथ में चलने वाले होंगे। और हफ्ते के 4 दिन, वीक में 4 दिन जो रहेगा ये तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच होने वाला होगा, और 2 दिन जो रहेगा ये मैथ्स वालों का मैथ्स और बायो वालों का बायो की क्लास होगा, ठीक। तो इस हिसाब से फिर मैथ्स और बायो के लिए जो टाइमिंग रहेंगे ये तुमको फिर सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी टाइमिंग रहेगा वो तुम्हारे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही होने वाला है। हालांकि ऑनलाइन में हो तो तुमको वैसे कुछ प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अगर रात को 9 बजे भी तुम्हारा बायो का क्लास लगाएंगे तो भी तुमसे हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुमको घर में ही बैठ करके देखना है, तो उसके लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर। फिर भी देखेंगे कि सुटेबल टाइम पे तुम्हारे बायो का भी क्लास हो जाए और मैथ्स वालों का भी क्लास जो रहेगा वो सुटेबल टाइम पे हो जाए। तो नेक्स्ट वीक से तुम्हारा वीक में 2 दिन का, जैसे अभी तुम लोग का बायो का क्लास जो था ये कंटिन्यूटी में चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हफ्ते में 2 दिन मिलेगा तुमको बायो के लिए, और 4 दिन जो रहेगा ये हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को अल्टरनेटिवली लेते हुए चलेंगे। एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट होगा, उसके बाद ही केमिस्ट्री का एक चैप्टर, इस हिसाब से उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से इस हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। अभी फिलहाल तुम्हारा टाइमिंग जो रहेगा ये चेंज नहीं होने वाला, जो 3 बजे का टाइमिंग है यही सेम होने वाला होगा, लेकिन आगे चल करके हो सकता है टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज किया जाए। क्लियर, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों के लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगा। अगर किसी का क्लास छूट रहा होगा तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और जो भी डाउट रहेगा उसको इंस्टेंट तुम्हारा क्लियर भी किया जाएगा, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम तुमको फेस करना नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट वीक से प्रिपेयर रहना अपने नए तरीके से शेड्यूल को फॉलो करने के लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा अब तुमको आगे चल करके फिर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों का हुआ था, ये हम लोगों ने सेल एनवेलप का जो पूरा लेयर थे, तीनों ही लेयर्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। अब वहां से हम लोग को आगे बढ़ना है। सेल एनवेलप के लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद वहां पे मैंने तुमको बताया हुआ था कि क्रिश्चियन ग्राम ने सेल एनवेलप के सेल एनवेलप को भी क्लासिफाई किया हुआ था उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो 2 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसमें कि जो बैक्टीरियल सेल थे इनको एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को ग्राम नेगेटिव के नाम से जाना जा रहा था, ठीक है। अब हम लोगों को आज ये देखना था कि ये जो ग्राम, इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था, ठीक है, स्टेन के लिए, मतलब कि उनको कलर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से फॉलो किए हुए थे, साथ ही साथ इसने कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज किया हुआ था, ठीक है। तो एक एक चीज को यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। मैं फ्लो चार्ट में तुमको यहाँ पे पूरा बताऊंगा, सभी को याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो यहाँ पे हम लोग सब्सटेंसेस यूज किए हुए रहेंगे बस तुम्हारे दिमाग में वही रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम में उसका एक आध 2 सब्सटेंस तुमको करवा भी दिया जाए, तो वो तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो अभी जब हम लोग थ्योरेटिकली इसको कवर कर रहे हैं तो अभी उसको याद करने का कोशिश करना, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है। तो अब मंडे को आ जाना, फिर मंडे को इसी टाइम से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, चलो फिर, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर मैंने जैसे कल ही बताया हुआ था इसके लिए कि स्टेनिंग करने का बोलने का मतलब होता है कलर करना उसको,
ठीक, जैसे जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको कलर करना। अब किन्हीं किन्हीं के ऊपर में जो कलर था वो छप गया, तो वो बैक्टीरिया जो थे वो एक्सपोज हो गए। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन जो कि ये कलर को अपने बॉडी में रिटेन नहीं किए। अगर उनके बॉडी में ये कलर चिपका हुआ नहीं रहेगा तो वो बैक्टीरिया जो रहेंगे वो डिसअपियर टाइप का हो जाएंगे वहां पे। क्लियर है? तो इस हिसाब से जिनके ऊपर में कलर आया हुआ था उनको ग्राम पॉजिटिव बोला गया, और जिनके ऊपर में नहीं आया हुआ था उनको ग्राम नेगेटिव बोला गया। अब ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। तो एक्सपेरिमेंट जो अभी मैं स्टेप्स बताऊंगा इसके लिए तुमको स्टेप्स को समझने का कोशिश करना। क्लियर? क्योंकि ये याद करने वाली बात है ही नहीं। प्रोसीजर को अगर याद रखे हुए रहोगे तो जाकर के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, तो प्रोसीजर को समझने की कोशिश करना और स्टेप्स को याद रखना। ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे स्टेनिंग का प्रोसीजर जब किया जाता है तो सबसे पहले बैक्टीरियल स्मीयर बनाया जाता है। पहले मैं नाम लिख रहा हूं एक एक का और उसी को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, तुम लास्ट में बनाना इसको, पहले देख लो। सबसे पहले बैक्टीरियल स्मीयर। बैक्टीरियल स्मीयर बनाया जाता है। अब बैक्टीरियल स्मीयर क्या होता है समझो। जैसे मान लो किसी बैक्टीरिया का स्टडी करना है, तो बैक्टीरिया का स्टडी करने के लिए हम लोग उसको ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंडर में लेकर के नहीं करते। सबसे पहले ग्लास स्लाइड लिया जाएगा। ग्लास स्लाइड के ऊपर में कोई सा भी बैक्टीरिया, अब कोई सा भी बैक्टीरिया बोलने का मतलब बैक्टीरिया तुमको इजीली अवेलेबल हो सकता है। जैसे दही, जो कर्ड होता है, कर्ड को लेकर के उसमें से कर सकते हो, क्योंकि कर्ड में भी तुम्हारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कोई सड़ा हुआ फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो, मतलब कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्लेसेस में रहता है। तो कहीं से भी बैक्टीरिया किसी भी सैंपल को यूज करके उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर में तुमको लेना है। अब ग्लास स्लाइड के ऊपर में जब उसको रखोगे, जैसे दही का भी अगर थोड़ा सा उसमें ड्रॉप लेते हो तो उसको एज इट इज माइक्रोस्कोप के अंदर में रख करके स्टडी नहीं किया जा सकता। उसका एक बहुत ही पतला सा लेयर बनाया जाता है। तो उसके लिए किया जाएगा, एक दूसरा ग्लास स्लाइड लिया जाएगा, उसको उसी ग्लास स्लाइड के ऊपर में जहां पे पहले कर्ड को रखा हुआ है उसको उसके ऊपर में स्प्रेड किया जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड टेस्ट के लिए कभी गए हुए रहोगे तो वहां पे इसी टाइप से स्टडी किया जाता है, अगर ऑब्जर्व किए हुए रहोगे तो। ठीक है, क्लियर? तो अब जो तुम्हारा एक पतला सा लेयर आया हुआ है इसी को बोला जाता है बैक्टीरियल स्मीयर। क्लियर? अब वो जो रहेगा वो तुम्हारा वेट फॉर्म में रहने वाला होगा, मतलब गीला होगा अभी। अब उसको करना क्या है, उसको ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए उसको सुखाया जाएगा। तो सबसे पहले बैक्टीरियल स्मीयर फॉर्म कर लिए। बैक्टीरियल स्मीयर फॉर्म करने के बाद इसको ड्राई किया जाएगा, ड्राई एंड फिक्स। ठीक है, ड्राई और फिक्स किया जाएगा। अब समझो ध्यान से, इसने क्या किया, इसके बाद बैक्टीरियल स्मीयर बनाने के बाद इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप था ये समझो, इसको एक स्टेन करेगा। तो इसमें लिखेंगे स्टेन्ड बाय क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट हो गया, सेफ्रीन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे क्या बोलना चाहिए स्टेन मटेरियल आते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को स्टेन करने का मतलब कलर करने के काम में आएंगे। ठीक है, जिसको कि हम लोग को बायोलॉजी में जनरली स्टडी करना रहता है। स्टेन करने के लिए क्रिस्टल वायलेट हो गया, सेफ्रीन, जैसे अभी आगे मैं सेफ्रीन का भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक, तो इस हिसाब से बहुत सारे क्या आते हैं, स्टेन आते हैं। ठीक है, स्टेन बोलने का मतलब अब ये वायलेट कलर का अपीयर होने वाला रहेगा। ये एक तरीके से डाई है, समझ लो, ये एक तरीके से डाई है, समझ लो। अब ध्यान देना इसमें, स्टेन्ड बाय क्रिस्टल वायलेट। अब इसको क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करने के बाद उसमें तो कलर छिड़क दिया गया है, एक तरीके से उसमें कलर छिड़क दिया गया है। अब ये जो कलर है ये अपने आप उनके बॉडी में चिपकेगा नहीं, तो उनके बॉडी में इसको फिक्स करने के लिए, कलर को उनके बॉडी में फिक्स करने के लिए एक मॉर्डेंट का यूज किया जाता है। मॉर्डेंट, उसको मॉर्डेंट बोला जाता है, जो फिक्सर होता है जो कि डाई को बॉडी में फिक्स करने का काम करेगा, ऐसे फिक्सर को मॉर्डेंट बोला जाता है। तो मॉर्डेंट के फॉर्म में यहां पे आयोडीन का यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, फिक्स्ड बाय मॉर्डेंट। और मॉर्डेंट में यहां पे क्या यूज किया गया है, आयोडीन। ठीक है, अब आयोडीन जब उसमें यूज किया जाएगा तब ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये उसके बॉडी में चिपक जाएगा। ठीक, जो बैक्टीरिया रहेगा वहां पे अंदर में उसके बॉडी में ये चिपक जाएगा। तो जो बैक्टीरिया रहेगा वो अब वायलेट कलर का अपीयर होने वाला होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अब उसको स्टडी नहीं करना है,
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाएगा, अब ये जो अपीयर होकर के आया हुआ है बैक्टीरिया, जिसके के ऊपर में पहले हम लोगों ने क्रिस्टल वॉलेट यूज किया हुआ है, फिर आयोडीन, अब इसको हम लोग वॉश करेंगे। किससे वॉश किया जाएगा बोलने से, अब इसको वॉश किया जाएगा अल्कोहल से, ठीक है। तो वॉश्ड अप बाय अल्कोहल। अब इसको अल्कोहल से धो दिया गया, मतलब कि वॉश अप किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक आध स्टेप बीच में और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्या बोलना चाहिए बैक्टीरियल स्मीयर बनाया हुआ है, उसके बाद तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिस्टल वॉलेट यहाँ पे स्टेन किया हुआ है, तो एक्सेस अमाउंट पे जो भी क्रिस्टल वॉलेट होने वाला रहेगा उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं बीच के, साफ सफाई करने वाले काम, ये क्या बोलना चाहिए क्रिस्टल वॉलेट का एक्सेस जो अमाउंट रहेगा उसको फिर वापस से हटाने का काम, तो ये सब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक। हालांकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका तुमको इंपॉर्टेंस पता चलेगा जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे। बायोटेक्नोलॉजी में हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से लिया जाता है, ठीक। साफ सफाई का भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाएगा, जो भी प्रिपेयर किया जा रहा है बहुत ही सावधानी से प्रिपेयर किया जाता है, तो हर एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। हालांकि अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि तो वैसे भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। तो वॉश जब सिलेबस का पार्ट नहीं है बोलने का मतलब इसके कंटेंट्स तुम्हारे लिए यूजफुल है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक। ग्राम मतलब कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी ये एलिमेंट्स या फिर जो भी कंपाउंड्स हैं या जो क्या बोलना चाहिए कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे काम का है। वॉश बाय अल्कोहल, जब इसको अल्कोहल से वॉश किया जाएगा तब के केस में ये जो बैक्टीरिया थे, अब बैक्टीरिया दो तरीके से अपीयर होंगे, ठीक। एक वो जो क्रिस्टल मतलब कि वायलेट कलर, एक वायलेट कलर में बैक्टीरिया अपीयर हो गए, और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो एक तरीके से वहां से डिसअपियर हो गए, बोलने का मतलब कलरलेस हो गए, कलर था ही नहीं उनमें, ठीक। तो उनमें कलर था ही नहीं, तो एक तरीके से इसको लिख सकते हो कलरलेस। क्लियर, तो ये तो हो गया भाई कलरलेस। अब कलरलेस अल्कोहल से वॉश करने के बाद ये कलरलेस हुए हैं, और आधे जो है वो वॉयलेट कलर में अपीयर हो रहा है। अब भाई ये कलरलेस हो गया तो ये तो विजिबल होंगे ही नहीं ठीक तरीके से, तो इनको विजिबिलिटी देने के लिए, ये ठीक तरीके से विजिबल हो पाए, इसके लिए फिर इनको एक और स्टेन किया गया, अगेन स्टेन्ड बाय एक काम करो वेट, हाँ यहां से अब क्या होगा, दोनों को ही अगेन स्टेन्ड बाय सैफरीन, ठीक है, अगेन स्टेन्ड बाय सैफरीन। सैफरीन जो रहता है एक तरीके से सैफरॉन कलर ये प्रोवाइड करने वाला रहेगा, ऐसा समझो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, इनके ऊपर में पहले से ही वॉयलेट कलर आ चुका है, अब वो दूसरे कलर को और रिटेन नहीं करने वाले, मतलब कि दूसरे कलर को और अपने बॉडी में वो रखने देने वाले हैं नहीं। और ये जो कलरलेस बैक्टीरिया थे जो कि पहले अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलरलेस हो चुके थे, अब ये जो कलरलेस बैक्टीरिया थे ये अब सैफरीन कलर में अपीयर होने वाले रहेंगे। तो अब वो जो बैक्टीरियल स्मीयर था उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो थे वो वॉयलेट कलर के अपीयर हो रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो सैफरीन कलर के। याद रखना सैफरीन कलर उनमें तब आया हुआ है जब उनको सेकंड टाइम क्या बोलना चाहिए स्टेन किया गया है। क्लियर, पहली बार के स्टेन और वॉश करने के बाद, अल्कोहल से वॉश करने के बाद ये बैक्टीरिया यहां पे जितने आए हुए थे ये सारे के सारे कलरलेस अपीयर हुए थे, ठीक है। और सैफरीन से फिर इनको स्टेन करने के बाद ये जो थे ये सैफरीन कलर में या फिर सैफरॉन कलर में ये अपीयर होना स्टार्ट हुए, और ये जो थे ये वैसे क्या वैसे बोलने का मतलब वॉयलेट थे, वॉयलेट कलर में ये अपीयर हो रहे हैं। तो इस साइड में जो बैक्टीरिया आए हुए हैं इनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव। क्लियर, और इस साइड में जो कलरलेस बैक्टीरिया आए हुए थे इनको बोला गया ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव, इनको बोला गया ग्राम नेगेटिव। अब ध्यान दो,
ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आया हुआ है, इसका ये रीजन क्या था, जिसके वजह से कुछ बैक्टीरिया जो थे वो कलर को अपने में रिटेन किए और कुछ जो थे वो अपने में रिटेन नहीं कर पाए, अल्कोहल से वॉश करने के बाद वो भी धुल गया। क्लियर? तो इसके लिए मैंने तुमको एक एग्जांपल कल ही बताया हुआ था। होली के दिन में जो लोग ऑयल का पूरा एक लेयर चढ़ा करके बॉडी में होली खेलने जाते हैं, एक बार साबुन से वॉश करने के बाद पूरा कलर बाहर निकल आता है। क्लियर? वहीं जो ऑयल का लेयर नहीं लगाए हुए रहते हैं, अगले दिन वो लोग कलरफुल दिखते हुए रहते हैं। तो वो जो कलरफुल दिखने वाले लोग हैं, उनको तुम कंपेयर कर लो ग्राम पॉजिटिव से, और जिन लोगों का बॉडी से कलर उतर गया था उनको कंपेयर कर लो ग्राम नेगेटिव से। तो जिनके ऊपर में कलर रिटेन नहीं कर पाया, उनके बॉडी के ऊपर में एक लेयर होना चाहिए, ठीक, जो कि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ऑयल का लेयर लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर में कलर आ जाएगा, और ऑयल जो है वो सोप मतलब कि सोप से या साबुन से जो है वो धुल जाता है। तो वैसे ही इन बैक्टीरिया के ऊपर में ऐसा कुछ लेयर रहेगा जो कि पहले तो ये कलर को अपने में रिटेन कर लेगा, उसके बाद जब उसको हम लोग अल्कोहल से वॉश करेंगे तो वो जो लेयर रहेगा वो धुल करके बाहर निकल जाएगा, तो साथ ही साथ में कलर भी बाहर चला गया। क्लियर? तो इस हिसाब से आधे टाइप के जो बैक्टीरिया थे वो कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। आया बात इतना समझ में? इतना बात समझ में आया? अब ध्यान दो, इसको अगर हम लोग थोड़े से डायग्राम के बेसिस पे देखने का कोशिश करेंगे तो ये विजिबल है? हाँ विजिबल है, ठीक है। अगर हम लोग इसको डायग्राम से देखने का कोशिश करेंगे तो ध्यान से समझो। ये अब जितना भी दिख रहा है इसको इमेजिन करने का बस कोशिश करो, सीधी सी बात, ध्यान से समझो। यहां पे आगे देखो, ये जो बैक्टीरिया है इसमें मैंने दो लेयर बनाया हुआ है विजिबल। एक काम करते हैं, रुको, ये तुमको ठीक तरीके से विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं बढ़िया से इसको बना देता हूं एक बार, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये अब ध्यान देना, यहां पे टोटल हम लोगों ने दो सेपरेट बैक्टीरिया लिया हुआ है। यहां पे ये जो है इसको मैंने दो लेयर बनाया हुआ है, एक अंदर में तुमको व्हाइट दिख रहा होगा, उसके बाहर में रेड कलर, और बाजू में जो है उसमें टोटल 3 लेयर्स बनाए हुए हैं। हालांकि जो लेयर्स का जो थिकनेस रहता है वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैंने सेकंड लेयर बनाया हुआ है, सेकंड लेयर फिर डिफरेंट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मेरे को और दूसरा तुमको ज्यादा डिटेल में बताना नहीं था, इसी वजह से मैंने इक्वल लेयर ले लिया है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो ये आखिरी में ये जो लेयर आया हुआ है, थर्ड लेयर जो इसका है, समझो ध्यान से, इसका सबसे आउटर लेयर जो रहेगा ये हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल जो रहता है ये किसका बना हुआ रहता है, ये भी मैंने तुमको कल बताया हुआ था, ये बना हुआ रहेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का।
ठीक है, ये बना हुआ रहेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का। और इसके बाद यहां पे जो तुमको 3 लेयर्स दिख रहा है, इसमें सेकंड लेयर जो रहेगा ये हो जाएगा वही सेल वॉल। सेकंड लेयर अभी यहां पे भी सेल वॉल ही होने वाला रहेगा। और उसके ऊपर में एक और तीसरा लेयर मिल रहा है, और ये जो तीसरा लेयर मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ यहां पे ये लेयर है। थर्ड लेयर किसका हो जाएगा? लाइपोपॉलीसैकेराइड का। जो इनर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। इनर लेयर जो रहेगा ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर लेयर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड लेयर हो जाएगा सेल वॉल, जो कि दोनों ही टाइप्स के बैक्टीरिया में तुमको देखने के लिए मिल रहा होगा। उसमें एक तीसरा लेयर आ चुका है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं कौन से मटेरियल का बना हुआ है, बोलने से लाइपोपॉलीसैकेराइड का। ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। क्लियर? लाइपो जो वर्ड है यहाँ पे ये लिपिड को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। लाइपो वर्ड जो है ये लिपिड को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। ध्यान देना, यहाँ पे ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का है, मतलब कि सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है। नाम भी इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलने का मतलब शुगर और प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये शुगर और प्रोटीन का मिलकर के बना हुआ रहेगा। और यहां का जो आउटर लेयर है, इसका आउटर लेयर सेल वॉल हो गया। तो सेल वॉल किसका बना हुआ है? प्रोटीन और शुगर का। और इसका जो आउटर लेयर है ये बना हुआ है लिपिड और शुगर का। यहाँ पे ये लिपिड हो गया। और सैकेराइड जो रहता है ये भी शुगर को ही रिप्रेजेंट करता है। ये भी हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो लिपिड जो है, लिपिड जो शुगर को छोड़ दो, शुगर को छोड़ दो, लिपिड जो है लिपिड अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लिपिड जो है ये ऑर्गेनिक जो क्या बोलना चाहिए, डिसॉल्व करने वाले मटेरियल्स होते हैं उनमें ये डिसॉल्व हो जाता है। तो अल्कोहल जो है ये एक ऑर्गेनिक डिसॉल्व करने वाला मटेरियल होता है जिसमें कि लिपिड जो है ये डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो अब ध्यान से समझो यहां पे स्टेप्स क्या होगा। सबसे पहले जब दोनों ही बैक्टीरिया को लेकर के बैक्टीरियल स्मीयर बनाया गया था, तो बैक्टीरियल स्मीयर बनाया गया तो दोनों का बैक्टीरियल स्मीयर बन गया। उसके बाद फिर ड्राई किया गया दोनों को। उसके बाद जब क्रिस्टल वायलेट जब क्या बोलना चाहिए स्टेन किया गया, तो दोनों के ही ऊपर में क्रिस्टल वायलेट का जो डाई था या स्टेन था ये चिपक गया। क्लियर? आयोडीन डालने के बाद ये चिपक गया। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको अल्कोहल से वॉश किया, तो क्योंकि प्रोटीन जो है ये अल्कोहल से डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये एज इट इज बना रहा। और लिपिड जो है ये अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये जो वॉयलेट कलर है ये अब सबसे आउटर लेयर में लगा हुआ था। बोलने का मतलब लिपिड के लेयर में लगा हुआ था। और लिपिड अगर अल्कोहल से वॉश हो जाएगा तो साथ ही साथ में कलर भी बाहर निकल जाएगा। इस बेसिस पे इसका जो कलर था ये धुल गया और इसका कलर धुल नहीं पाया भाई। क्लियर? तो इस वजह से इनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव और उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव। क्लियर हुआ ये? तो ये था ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ग्राम ने मतलब क्रिश्चियन ग्राम ने किस टाइप से स्टेनिंग किया हुआ था और किस बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोला जा रहा है, ये था तुम्हारा इसके पूरा का पूरा डिटेलिंग। अब इसमें अगर किसी को थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो पहले पूछ लो, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कुछ तो पूछ लो। और नहीं तो बनाओ जल्दी। हालांकि इसका एक इमेज भी है, लेकिन इमेज में भी तुमको सेम ही फ्लो चार्ट देखने के लिए मिलेगा, कुछ नया मिलने वाला है नहीं। तो इसी को बना लो। अगर तुमको वहां के फ्लो चार्ट में कुछ एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखेगा तो इसी में चिपका लेना। स्टेप्स तुमको यही फॉलो करने, इसके अलावा और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। डन डन, गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, चलो तो अब छोटे छोटे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, जल्दी उसको खत्म किया जाए, फिर हम लोग सीधा उतरेंगे यूकैरियोटिक सेल्स पे। पहले तो तुम लोग को मैं इमेज दिखा दूंगा एक बार, सभी से रिलेटेड इमेजेस दिखा देंगे ताकि तुम्हारे थोड़े मोड़े जो डाउट्स रहे वो भी वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से वहां पे रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सरफेस स्ट्रक्चर्स। सरफेस स्ट्रक्चर्स, तो इसमें हम लोग को टोटल 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स देखने हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा फ्लैजिला।
क्लियर। सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा पिलाई, और थर्ड नंबर पे इस पे आ जाएगा फिम्ब्रे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाएगा इसमें फिम्ब्रे। अब ध्यान से समझो, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स देखे हुए थे जिसमें से हम लोगों ने डायग्राम में फ्लैजिला और पिलाई को कवर किया हुआ था, तो इसके बारे में पहले देख लो। हालांकि तीनों के बारे में ज्यादा कुछ देखना है नहीं वैसे भी। फ्लैजिला, फ्लैजिला जो रहता है ये सेल को मोटाइल बनाता है। मोटाइल बनाने का मतलब होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें लिखेंगे हेल्प्स इन मूवमेंट। क्लियर। एक्चुअली में इसके टोटल तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स में से जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है जनरली वही जो रहता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो हम लोग पूरे के पूरे क्या बोलना चाहिए, फ्लैजिला को ही बोल देते हैं कि ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का ये बना हुआ रहता है। अब समझो, फ्लैजिला तो ये हो गया, इसके टोटल तीन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स, एक को हम लोग बोलेंगे बेसल बॉडी, एक को बोला जाएगा हुक, क्लियर, और एक को बोलेंगे हम लोग फिलामेंट। ध्यान से समझो, जैसे ये मान लो बैक्टीरिया है, ये हम लोगों ने देखा हुआ था, इसके सेल वॉल से फ्लैजिला निकल करके आएगा। तो ये जो फ्लैजिला था, ये फ्लैजिला को अगर बाहर निकालोगे तो इसमें टोटल तीन स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले में तो तुमको एक दिखेगा बेसल बॉडी, ये इस टाइप से आगे जाने वाला रहेगा। ठीक है, वो और आगे जाकर के मिलेगा। क्लियर। तो इस टाइप से टोटल तीन पार्ट्स में तुमको इसका स्ट्रक्चर दिखने वाला है। एक तो नीचे के साइड में दिखेगा तुमको ये बेसल बॉडी, ये हो जाएगा बेसल बॉडी। ठीक है, यहां पे ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हुक। ठीक, और ये जो पार्ट है इसको बोला जाएगा फिलामेंट, इसको बोला जाएगा फिलामेंट। तो टोटल तीन पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, एक हो जाएगा बेसल बॉडी, एक हो जाएगा हुक, और एक हो जाएगा यहां से फिलामेंट। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा था कि जनरली फिलामेंट रहता है, यही फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ मेनली रहता है, लेकिन हम लोग पूरे के पूरे फ्लैजिला को फ्लैजिलिन प्रोटीन का मान लेते हैं। ठीक, तो इतना लिख लो। और ये डायग्राम बनाना चाहो तो यही होता है, डायग्राम ऐसे ही होता है। अगर इसका देखोगे डायग्राम एक्चुअली में तो ये और खतरनाक दिखता है, ये पूरा तुमको रोबोट टाइप का दिखेगा। ठीक है, दिखाऊंगा इमेज तुमको, पहले अगर बनाना चाहो तो इसको बना लो। सेकंड नंबर पे है पिलाई। देखो, पिलाई जो रहता है ये भी तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, सेल से बाहर निकला हुआ ये पार्ट है। तो जनरली ये किसमें हेल्प करेगा बोलने से, इसमें लिखना हेल्प्स इन मेटिंग। हेल्प्स इन मेटिंग, मेटिंग बोलने का मतलब हो जाएगा तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेटिंग में ये हेल्प करने वाला होगा। लेकिन समझो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो ये मैटिंग में हेल्प कराता है, बस इतना ही दिमाग में बिठा करके रखे रहो। अभी बहुत ज्यादा डीप में इसमें जाने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आगे में इसका जहां पे यूज होना रहेगा मैं वहां पे उसको तुमको क्लियर करवा दूंगा। तो हेल्प्स इन मेटिंग और मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। वो फ्लैजिला था, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ था। ये पिलाई है तो पिलिन प्रोटीन का बना हुआ मिलेगा, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो है ये फिम्ब्रे है। समझो ध्यान से, अगर ये बैक्टीरिया है मान लो, तो यहां से ये निकल गया फ्लैजिला,
और सिलिया, सॉरी सिलियन, फ्लैजिला ये हो गया। इसके बाद जो पिलाई है, पिलाई तुमको ऐसे विजिबल होगा, ठीक है, थोड़े से और साइज में छोटे होते हैं। और इनसे भी छोटे साइज के जो रहेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा फिम्ब्रे, और भी छोटे साइज का होता है। तो इसको डायग्राम में नहीं दिखाया जाता क्योंकि बहुत ही छोटे साइज का होता है, इसी वजह से इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। क्लियर? तो फिम्ब्रे याद रखना। वही ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहां पे ये निकल गया, क्या बोलना चाहिए, पिलाई, और इससे बड़ा हो जाएगा ये फ्लैजिला, और बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो रहेंगे इसी सरफेस में, इसको हम लोग बोलेंगे फिम्ब्रे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फिम्ब्रे। डायग्राम में देखेंगे जितना हो पाएगा, अभी ध्यान में इतना ही बिठाते चलो। फिम्ब्रे जो रहता है इसको लिखना स्प्राउट आउट फ्रॉम सेल। स्प्राउट आउट फ्रॉम सेल, इसमें लिखना हेल्प्स इन अटैचमेंट। अगर इसको किसी सरफेस पे चिपकना होगा तब के केस में यही पार्ट जो है ये इसको हेल्प करने वाला होगा, तो इसमें लिखना हेल्प्स इन अटैचमेंट। हेल्प्स इन अटैचमेंट लिखो इतना जल्दी फटाफट। फिर हम लोग इसका दो पार्ट और करेंगे, छोटे छोटे और दो पार्ट बाकी है, फिर इसके इमेजेस पे उतरेंगे। नोट डाउन करो भाई जल्दी फटाफट। हाँ, बुक में एक चीज और तुमको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे ये मैटिंग जो होता है यूनिसेलुलर के केस में हम लोग इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, तो ये भी लिख लो। यूनिसेलुलर के केस में ये मैटिंग जो रहता है इसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। क्लियर? इसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो हेल्प्स इन मैटिंग बोलो या फिर हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन बोलो, दोनों वही होगा। जल्दी लिखो जल्दी फटाफट। हो गया? डन, क्लियर, गुड। चलो भाई ठीक है, आगे देखो। इसके बाद हम लोग देखेंगे दो छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं, एक हो जाएगा तुम्हारा राइबोसोम और एक हो जाएगा तुम्हारा इंक्लूजन बॉडी। ठीक, तो चलो भाई हेडिंग लगाओ सीधा। पहले देखो राइबोसोम। देखो राइबोसोम के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम कंटेंट्स के साथ में देखते हुए चलेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रो में यूज होने वाला रहेगा, जिसके बारे में हम लोग को यूकैरियोटिक में और पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला। क्योंकि राइबोसोम के बारे में मोस्टली जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो फंक्शन होगा, ये तुमको यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा डिटेल में देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे राइबोसोम के लिए हम लोग बहुत ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, सीधा लिखो इस पे राइबोसोम। सबसे पहले अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होगा, ये नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेन नहीं होता, ये कल ही बता दिया गया था। टाइप्स जो रहेगा यहाँ पे 70S टाइप मिलने वाला है। अब ध्यान दो, जो ये राइबोसोम होता है ये बेसिकली दो पार्ट्स में होते हैं, ठीक है, दो इसके सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब वो सब यूनिट क्या है हम लोग देखेंगे यूकैरियोट्स में, अभी सिर्फ दिमाग में इतना ही बिठाओ। इसके क्या होते हैं, दो सब यूनिट होते हैं। लार्जर सब यूनिट जो रहेगा ये होता है 50S, और स्मॉलर सब यूनिट जो रहता है ये होता है 30S। ऐड नहीं करना है, 50 30 80 ऐसा नहीं है, ये दूसरा ही चलता है यहाँ पे, बायो में दूसरा ही लॉ चलता है, मैथ यहाँ पे लगाने की कोशिश मत करना। ये जो एस है, एस को हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, एस जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करने वाला है। आगे देखो, मैंने तुमको वहां पे डायग्राम में भी बताया हुआ था कि जब ये राइबोसोम mRNA के साथ में चिपक जाते हैं तब के केस में उनको पॉलीसोम बोला जाता है या फिर उनको पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। तो इसमें लिखेंगे व्हेन दीज राइबोसोम्स
attached to mRNA to synthesize प्रोटीन। ठीक है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन, एमआरएनए के साथ मिल करके ये एमआरएनए को ही प्रोटीन में ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का काम वहां पे करने वाले रहेंगे। इसके बारे में डिटेल तुमको क्लास 12 में पढ़ना है, अभी नहीं। तो ये हो जाएगा एमआरएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन, और ये क्या हो जाएगा, व्हेन दिस राइबोसोम्स एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। तब के केस में इन्हीं राइबोसोम्स को पॉलीसोम बोला जाता है या फिर पॉलीराइबोसोम बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारे राइबोसोम के लिए डिटेलिंग। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। फिर एक तुम्हारा बचेगा इंक्लूजन बॉडी। एनसीईआरटी में इसका साइज भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अगर साइज की बात करोगे तो इसका 15 नैनोमीटर से लेकर के मे भी 20 नैनोमीटर तक का ही है साइज। ठीक है, तो इसका साइज भी लिख सकते हो यहाँ पे, साइज 15 नैनोमीटर से लेकर के 20 नैनोमीटर। अगर सामने में बुक रखे हुए हो तो एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, सामने में अगर बुक रखे हुए हो तो एक बार कंफर्म कर लो कि ये 15 20 ही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर साइजेस वगैरह इतने हैं कि तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर, तो 15 to 20 ही है जहां तक मुझे लगा। ठीक है, चलो भाई, तो इतना ही लिखना था इसमें, जल्दी नोट डाउन करो इसको फटाफट। अच्छा 20, गुड गुड गुड, ठीक है, चलो 20 ही है, डन। ठीक, आगे देखो, तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल का फाइनल टॉपिक, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ध्यान से समझो। इंक्लूजन बॉडी जो है ये एक तरीके से वैक्यूल ही समझ लो, ये वैक्यूल होता है। एक्चुअली में वैक्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी हम लोग को यूकैरियोट्स में देखना है। अभी के लिए दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ इस पे। इंक्लूजन बॉडी बोलने का मतलब ये एक तरीके से वैक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन ये ट्रू वैक्यूल्स ना हो करके स्यूडो वैक्यूल्स होते हैं। तो इसमें लिखना दीज आर स्यूडो वैक्यूल्स। Pseudo vacuoles having reserved materials, ये कुछ कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सब्सटेंस को ये अपने सेल के अंदर में लेकर के उसके लिए बाउंड्री बना लेंगे या मेम्ब्रेन बना लेंगे। जो भी सब्सटेंस यहाँ पे स्टोर होकर के रहने वाला होगा वो भी फ्री होकर के साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। याद रखना, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेनस बॉडी तुमको नहीं मिलेगा। जो कुछ भी वहां पे प्रेजेंट होने वाला होगा सारा कुछ नॉन मेम्ब्रेनस होने वाला है। राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस, न्यूक्लियोइड्स भी नॉन मेम्ब्रेनस। यहाँ पे एक देख लिया आप लोगों ने इंक्लूजन बॉडी, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस। चलो, तो ये क्या लिखे यहाँ पे, स्यूडो वैक्यूल्स होते हैं हैविंग रिजर्व मटेरियल्स। ठीक है, लिखना है इस पे मूविंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या ऐसे लिखो लाइंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। और ये हो गया फ्री घूम रहा है, नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं होने वाला, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहा है। अगर इनका एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में बुक में जो दिया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स,
साइनोफाइशियम ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। क्लियर? इसके एग्जांपल्स में बुक में 3 नाम दिया हुआ है, तीनों को रट्टा मार लो, सीधी सी बात। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियम ग्रेन्यूल्स और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। टोटल 3 टाइप के ग्रेन्यूल्स एग्जांपल में दिए हुए हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये सारे के सारे तुम्हारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होने वाला रहेगा उसके इंक्लूजन बॉडी का ये एग्जांपल है। ठीक है, तो यही जो है ये रिजर्व मटेरियल्स होते हैं जो कि इंक्लूजन बॉडी का नाम दिया जाता है। आगे समझो, ये प्रेजेंट किस में होंगे बोलने से? प्रेजेंट इन, अच्छा पीछे वाले में एक चीज और मैं भी छूट गया, वेट मेरे को थोड़ा सा देख लेने दो। चलो आगे में देखेंगे उसको। तो प्रेजेंट इन बुक में जो दिया हुआ है जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गया या फिर पर्पल बैक्टीरिया हो गया या फिर ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, तो टोटल उसमें भी 3 ही नाम दिया हुआ है। क्या क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन या फिर पर्पल या फिर ग्रीन। इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ले लो या फिर पर्पल बैक्टीरिया ले लो या फिर ग्रीन बैक्टीरिया ले लो। तो ये हो गया भाई तुम्हारा इंक्लूजन बॉडी। इसके लिए बस इतना ही देखना था और इसके बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करना हमको। तो इतने को फटाफट से नोट डाउन करो, फिर इमेजेस पे चलेंगे और एक एक चीजों को वहां पे क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर जल्दी लिखो, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। हाँ हाँ गुड, ठीक है। हाँ हाँ, ये मतलब बुक में वो गैस वैक्यूल दिया हुआ है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कहाँ गया? प्रेजेंट इन जो लिखा हुआ है, तो क्या प्रेजेंट होता है बोले से? गैस वैक्यूल लिखा हुआ है बुक में, एक अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन। चलो एक लाइन लिखी लो इसमें, गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन। अनस्टेबल हो गया होगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना भाई, 30-40 सेकंड का। हो गया नोट डाउन? हाँ मैं ये बोल रहा था गैस वैक्यूल जो है ये बुक में लिखा, तो लिखे तो वहां पे सूडो वैक्यूल। तो वैक्यूल जो रहते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बारे में डिटेल जो है हम लोग यूकैरियोट्स में देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही लिख लो। चलो गैस वैक्यूल लिखवाना था यहाँ पे, गैस वैक्यूल लिख लो साथ ही में। गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरिया। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। अच्छा हो गया, डन डन, गुड, वेरी गुड। ठीक है चलो भाई आगे देखें हम लोग। देखो अब यहां पे मैं तुमको एक एक करके इमेजेस दिखा रहा हूं। ध्यान से चीजों को देख देख करके समझने का कोशिश करो। देखो ये था बैक्टीरिया के टाइप्स, शेप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया थे उसके टाइप्स। टोटल 4 टाइप्स हम लोगों ने देखा हुआ था। एक था कोकाई, ये तुमको दिख रहा होगा, मतलब हम लोगों ने कोकस लिखा हुआ था। ठीक, यहाँ पे ज्यादा नंबर पे प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है इसीलिए इसको कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला और विब्रियो लिखा हुआ है। हम लोगों ने सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ था इसीलिए इसको कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो बोला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी वजह से स्पेलिंग में तुमको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। कोकस जो है या फिर कोकाई जो है देख लो, ये तुमको राउंड शेप में या फिर स्फेरिकल या फिर ओवल जो भी बोल सकते हो, राउंड शेप बेटर रहता है इसके लिए। बैसिलस जो रहता है ये तुम्हारा रॉड शेप में रहता है। स्पाइरिला जो रहता है ये स्पाइरल शेप में रहता है, इसी को स्पाइरल समझ लो, अभी ऐसे ऐसे घुमा फिरा है थोड़ा थोड़ा। और विब्रियो जो रहता है ये कॉमा शेप में है। तो ये 4 शेप के बेसिस पे तुम्हारे बैक्टीरिया के टाइप्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल था। ऊपर सारे के सारे लेयर से एक बार देख लो। जैसे
सबसे आउटर लेयर जो है ये तुमको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स, लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे दो फॉर्म में यहाँ पे रहता है, एक तो लिखा हुआ है कैप्सूल इफ कॉम्पैक्ट और स्लाइम लेयर वॉल इफ डिफ्यूज। तो वो डिफ्यूज और कॉम्प्लेक्स जो लिखा है उसको गोली मारो, बस दो नाम तुमको याद रखना है, इसी को दिमाग में बिठाओ। ये जो बड़ा सा पूंछ निकला हुआ है इसी को फ्लैजिलम बोला जा रहा है, एक को फ्लैजिलम बोला जाता है, दो आया हुआ है तो दो को फ्लैजिला बोला जाएगा। आगे इसके नीचे में फिर सेकंड लेयर जो है ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद फिर थर्ड लेयर जो है ये ब्राउन कलर में ये है, ये जो एक्सटेंशन है ये मीजोसोम, और थर्ड लेयर जो है ये हो जाएगा सेल, क्या बोलना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद ये देखो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, ये पिलाई फिम्ब्रे तुमको कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि फिम्ब्रे जो रहता है ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलने का मतलब जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। यहाँ पे ये प्लाज्मिड ड्रॉ किया हुआ है, एक प्लाज्मिड हो जाएगा सर्कल शेप में बनाया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे राइबोसोम, तो राइबोसोम अलग अलग प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो मीजोसोम है, मीजोसोम के जो एक्सटेंशन होते हैं वो देखो, उससे पहले देख लो कि सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए होता कैसे है। ये ह्यूमन डीएनए है, ये लाइन के फॉर्म में ये निकलेगा बाहर, ठीक है, तो ये हो जाएगा लीनियर डीएनए, और ये जो है ये सर्कल के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो ये होता है सर्कुलर डीएनए। इसको और डिटेल में देखोगे तो ये हो जाएगा उसका इमेज, देखो ध्यान से, सर्कुलर डीएनए जो रहता है ऐसे सर्कल के फॉर्म में आएगा, और लीनियर डीएनए जो रहता है वो ऐसे सीधा जाएगा, क्लियर, ऐसे सीधा जाएगा, तो ये हो जाएगा लीनियर डीएनए, ह्यूमन डीएनए ऐसे, और बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर डीएनए। ये तुमको याद रखना था। जो तीन मीजोसोम के जो तीन एक्सटेंशन होते हैं वो भी मैंने तुमको बताया हुआ था, टिब्यूल्स देखे हुए थे, और क्या क्या था एक, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, टिब्यूल्स था, और एक तुम्हारा लेमिले था, ठीक, और एक वेसिकल्स था, तीन थे, टिब्यूल्स, लेमिले और वेसिकल्स। ध्यान से समझो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आए हुए हैं यही है ट्यूब्यूल्स, क्लियर। यहाँ पे ये जो गोले गोले टाइप का तुमको दिख रहा है ये है वेसिकल्स, तो ट्यूब्यूल्स हो गया, ये वेसिकल्स हो गया, और अंदर में ये जो मुड़े हुए पार्ट दिख रहा है तुमको, इसी को बोला जाता है लेमिले। तो टोटल तीन पार्ट्स हो जाएंगे तुम्हारे किसके बोलने से, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग मीजोसोम बोल रहे थे, उसका तीन नाम लिखे हुए थे कल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे भाई वो तीन टाइप्स, एक हो जाएगा तुम्हारा ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, एक हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते थे इसको, पार्टिकल्स, जो भी है पार्टिकल्स के फॉर्म में, और दूसरा था इसमें से लेमिले के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीजोसोम के एक्सटेंशन। इसके बाद ये है तुम्हारा फ्लैजिला। फ्लैजिला में देखो मैं बोला था कि ऐसे रोबोट टाइप का बना हुआ तुमको दिखता है, ऐसे ही दिखता है। ये जो पार्ट रहता है यही अटैच होता है सेल वॉल में, सेल वॉल में ये ऐसे धंसा हुआ रहेगा, ठीक है, सेल वॉल इसको ऐसे पकड़ा हुआ रहता है बीच में, और यहां से फिर बाहर निकलेगा, छोटा सा मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये हो जाएगा हुक, इसको बोलेंगे हुक, और बाहर इसके बाद जो निकला हुआ है इसको बोला जाएगा फिलामेंट, ठीक है, बाहर को बोला जाएगा फिलामेंट। और ये पूरा नीचे का पार्ट जो है ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, सारे नाम नहीं करना तुमको, बस तीन नाम, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तीन हो गया फ्लैजिला के। आगे ये तुम्हारा ठीक ठाक तरीके का ये डायग्राम है, मतलब सिंपल डायग्राम, ये हो जाएगा बेसल बॉडी छोटा सा, ये हो जाएगा हुक, और आगे निकल गया वहां से फिलामेंट। मैंने बोला था रोबोट टाइप का दिखता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रोबोट टाइप का बनाया जाता है, दिख रहा है तुमको। और इसका अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो देख लो, इसमें भी वैसे ही दिख रहा है। अगर तुमको थोड़ा मोड़ा क्लैरिटी आ रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे रिंग्स बने हुए, जैसे यहाँ पे ये तुमको रिंग्स बने हुए दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी इसका रिंग्स ऐसे ही बने हुए दिख रहा है रोबोट टाइप का। यहाँ पे अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो इमेज देख लो, गूगल में सर्च मार लेना, वहां पे तुमको ये मिल जाएगा, गूगल से ही लाया हुआ है सारा इमेज, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। आगे देखो, यहाँ पे हम लोग का तीन सरफेस स्ट्रक्चर देखे हुए थे, एक था फ्लैजिलम, सबसे बड़े वाले स्ट्रक्चर को फ्लैजिलम बोला जा रहा है, फ्लैजिला ज्यादा में तो फ्लैजिला, उससे थोड़े छोटे को पिलाई, और सबसे छोटे जो थे ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर, वहां पर लिख भी सकते हो कि फिम्ब्रे जो होते हैं ये ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बुक में लिखा हुआ है कि ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट, ये वो फ्लो चार्ट है जिसको कि मैंने तुमको अभी अभी करवाया है, तो वही फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। एक बार फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व कर लो, जल्दी से एक बार फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व कर लो। देखो मैं ही बता देता हूं। स्टेप 1 बैक्टीरियल स्मीयर लिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ड्राई एंड फिक्स इट बाय हीट। अब इसको ड्राई और फिक्स कर लिया, फिक्स करने के बाद फिर क्रिस्टल वॉयलेट से इसको स्टेन करेगा, स्टेन करने के बाद फिर इसको मॉर्डेंट कौन सा यूज किया हुआ है, ग्राम्स आयोडीन यूज किया यहाँ पे। उसके बाद फिर डीकलराइज करने के लिए इसको फिर अल्कोहल से वॉश किया हुआ है, तो अल्कोहल से वॉश कर दिया।
अल्कोहल से वॉश करने के बाद फिर सेकेंडरी स्टेन किया हुआ यहाँ पे सेफरिन का, ठीक है, सेफरिन का यहाँ पे सेकेंडरी स्टेन किया। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अभी भी तुमको यहाँ पे वॉयलेट कलर में अपीयर हो रहे होंगे नीचे में, और ये जो थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहले ये कलरलेस थे, बाद में सेफरिन से इनको स्टेन करने के बाद ये सेफ्रॉन कलर में दिखना चालू होंगे। आया इतना समझ में? क्लियर? ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर था। आगे अब हम लोग को चालू करना है यूकैरियोटिक सेल। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का दिया हुआ डायग्राम है। इसमें अब हम लोगों को बहुत ज्यादा एलिमेंट्स कवर करना है, ठीक, क्योंकि इसमें हर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के बारे में देखना है। हालांकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसमें दो चीजें हमको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक हो जाएगा तुम्हारा सेल वॉल और दूसरा हो जाएगा प्लास्टिड, ठीक है, एक हो जाएगा सेल वॉल, दूसरा हो जाएगा प्लास्टिड। बाकी तुमको इसमें और इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनल वाइज डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है ड्यू टू सिर्फ इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर लेयर और इसमें सेल वॉल होता है। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको और डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो यहां तक हो गया भाई तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा डिटेलिंग। अब अगला जो रहेगा वो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कल क्लास ना भी हो, अगर नहीं भी होता है तो भी तुम्हारा नेक्स्ट वीक से, अब क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे साथ में चलेंगे, तो नेक्स्ट वीक में तुम्हारा 2 क्लासेस बायोलॉजी के दिए जाएंगे, ठीक है। और इतने में से अगर किसी को थोड़ा मोड़ा भी डाउट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुमको सारे के सारे इमेजेस भी दिखा दिए जितने डाउटफुल हो सकते थे, थोड़ा मोड़ा तुम्हारा डाउट रहा भी होगा तो क्लियर हो चुका होगा, और थ्योरेटिकली जितना एक्सप्लेन किए हुए हैं उसमें से भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, फिर सेशन एंड किया जाएगा। और एक चीज, क्योंकि तुम्हारा प्रोकैरियोट्स तक मैंने कंप्लीट करवा दिया, प्रोकैरियोटिक सेल तक एक बार एनसीईआरटी का बुक स्टार्टिंग वाले लाइन नहीं, स्टार्टिंग के वर्ड से लेकर के प्रोकैरियोटिक का टॉपिक कंप्लीट होते तक का जो एंड वर्ड रहने वाला, फाइनल वर्ड रहेगा, वहां तक बिना किसी को स्किप किए हुए पढ़ोगे। सारे डायग्राम के नीचे में जो भी लिखा हुआ रहता है उसको भी तुमको रीडिंग करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ रहेगा तुमको सब चीज स्टेटमेंट के साथ में रीडिंग करते हुए जाना है। और फाइनली ये चेक कर लेना एक बार कि कुछ छूटा तो नहीं है, हालांकि कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है। एक बार पूरा रीडिंग कर लेना, तुमको ये पता चल जाएगा भाई एक भी चीज हम लोगों ने छोड़े बिना प्रोकैरियोट्स तक का पूरा डिटेल में कंप्लीट किया हुआ है। और इसी तरीके से पूरा बायोलॉजी हम लोग का कवर अप होगा, इसी तरीके से पूरा बायोलॉजी चलने वाला है, ठीक। देख लो भाई, किसी को और कुछ भी डाउट हो तो पहले पूछ लो जल्दी, फिर सेशन एंड किया जाएगा। नो डाउट, क्लियर, गुड, वेरी गुड। बाकी भी देख लो जिसको भी तकलीफ हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। देखो एक चीज और, स्कूल में जैसे तुम लोग का जो चैप्टर रहेगा वो आगे चल रहा होगा, पीछे चल रहा होगा, कोई सा भी चैप्टर में रह सकते हो। दूसरे जगह पे अगर क्लास कर रहे होगे तो वहां पे भी तुम्हारा चैप्टर आगे पीछे हो सकता है कि यहाँ पे तुमको कुछ डाउट आए और यहाँ पे ना पूछ पाओ तो वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। हो सकता है वहां पे जो दूसरे जगह पे क्लासेस कर रहे होगे वहां पे कुछ समझ में ना आए तो वहां के डाउट यहाँ पे भी ला करके पूछ सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। मुझे आ रहा होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दूसरे किसी को आ रहा होगा वो एक्सप्लेन कर देंगे। कुल मिलाकर के तुमको प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए। अगर अलग अलग प्लेसेस से भी कर रहे हो तो भी तुमको कोई ऐसा हेसिटेशन नहीं होना चाहिए कि यहाँ का क्वेश्चन वहां पे पूछने में। तो जिसको स्कूल का भी डाउट हो भी ला सकते हो, दूसरे जगह का भी डाउट हो वो भी ला सकते हो, चलते हुए क्लास में भी पूछ सकते हो सकता है मैं तुमको इंस्टेंट बता दूं, हो सकता है क्लास के एंड में बताऊं, हो सकता है उसको नेक्स्ट डे बताऊं, लेकिन तुमको अगर मेरे पास डाउट लेकर के आओगे किसी ना किसी तरीके से मैं क्लियर कर ही दूंगा उसको, ठीक है। तो चलो अब बाकी के लिए प्रिपेयर रहना, जो भी अपडेट रहने वाला होगा वो तुमको बाय मैसेज मिल जाने वाला होगा। और नेक्स्ट क्लास अगर तुम लोग का कल हुआ तो सिर्फ बायोलॉजी का होगा, और अगर मंडे से हुआ तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों के साथ में चलेंगे भाई। चलो भाई ठीक है, तो फिर सेशन एंड किया जाता है।